आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। वाले कई मुस्लिम मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया और उनसे यह कहा कि आप 5 अगस्त के बाद आइए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ है। हमारा मुल्क का आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मजहब के नाम पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करें, नाइंसाफ़ी करें। हमारा मुल्क का आइन ये कहता है कि सब बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हमारे मुल्क के आइन की दफ़ा 19 ये कहती है कि हर एक को अपने रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने या तलाश करने का उनको मौका मिलेगा। तो ऐसा कानून वहाँ पर बनाया गया और जो ऐसा कानून वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत ने बनाया कि जो हमको हिटलर के 1930 की जर्मनी की याद दिलाती है। और हिटलर ने भी ये कह दिया था कि उस वक्त के जर्मनी में मौजूद यहूदियों से कि आपको अपने दाएं हाथ के ऊपर एक स्टार ऑफ डेविड यानी निशान होगा, उसको आपको हाथ पर पट्टा बांधना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिटलर ने कहा कि यहूदियों से कोई सामान नहीं खरीदेगा, उनका बायकॉट होगा। तो ये जो फैसला उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने लिया वो हिटलर के उस फैसले की याद को ताज़ा करता है। और हमारे भारत के आइन की दफ़ा 17 ये कहती है कि कोई भी किसी भी किस्म से अनटचेबिलिटी को उसको फ़रोग़ नहीं देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाई और फिर दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट के पास जब जुमे के दिन अब ये मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो स्टे बरकरार रहेगा। जहां कहीं बीजेपी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 11 से ज़्यादा मुस्लिम अक़लियत के घरों को बुलडोज़र से निस्तनाबूद कर दिया गया। 4 जून को पार्लिमानी इलेक्शन का नतीजा आया, उसके बाद से मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 14 से 15 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनकी मौत वाक़ई में हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है तो वहाँ पर एक मुसलमान जो कपड़े का कारोबार करता है उसने बकरीद में भैंस की कुर्बानी दी। तो बीजेपी के या उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर ये डाल दिया कि इस मुसलमान ने गाय की कुर्बानी दी। तो हुजूम उसकी दुकान के सामने जमा हुआ और उसकी दुकान को तोड़ दिया गया या उसके कपड़ों की दुकान को लूट लिया गया। ऐसे रोज कहीं ना कहीं वाक़यात आते हैं। कल मैं एक वीडियो देखा कि एक रेलवे की पुलिस ने एक मुसलमान बच्चे को इतना मारा कि उसके पेट से उसकी अथड़ियां निकल गई। तो ये तमाम वाक़यात हो रहे हैं और ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ जो फैला दी गई है ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है कि हर कोई नफरत की निगाहों से आप देखते जाइए कि कोई वीडियो डालता है कि मुसलमान बड्डी पे कारोबार कर रहा तो उन्हें थूक के खिलाता। कोई आप अंदाजा लगाइए कि कोई अगर कोई कारोबार करता है तो वो बोलता है भाई मेरा खाना है, मेरा माल जो है वो सबसे बेहतरीन हो। मगर वीडियो एक डाल दी गई। एक वीडियो एक यहाँ पर तेलंगाना के यही संघ परिवार के लोग हैं, एक वीडियो डाले कि तेलंगाना में एक भगोना है उसमें क्या बोलते हैं आप, वो आदमी तेल डाल रहा है या कुछ डाल रहा है तो बोले नहीं पेशाब कर रहा। वो वीडियो डाले तो मैं माजिद हुसैन को बोला कि माजिद हुसैन जाकर फिर पुलिस में कंप्लेन की, FIR हुआ तो उसके बाद वो वीडियो हट गया। बहरहाल हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह से ये नफ़रत के माहौल को और मजबूत किया जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने हौसलों को बुलंद रखें, हम बुज़दिली को अपने करीब आने ना दें और हम कानून का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की ताकतों से हमको मुकाबला करना है। और साथ ही साथ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों को ये बात सोचना पड़ेगा
कि आखिर इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जहां पर हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग और अपर कास्ट के लोगों की उनकी नुमाइंदगी बराबर हो चुकी है, अब किसी समुदाय की या किसी मजहबी समुदाय की अगर नुमाइंदगी 4% है, 14% मुसलमानों की आबादी है, तो सिर्फ 4% जीत कर गए हैं। ये बात भी हमको सोचना है। महाराष्ट्र में एक इम्तियाज जलील एमपी थे, और महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, इन्होंने 48 लोकसभा की सीटों में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक इम्तियाज जलील था तो सब मिल गए, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, शिंदे हो, फडणवीस हो, सब मिलके बोले कि दूसरे पार्लियामेंट की सीटों में जो होगा देखा जाएगा, मगर यहां से इम्तियाज जलील ना जीते। और हमने देखा कि इम्तियाज जलील को मिलकर इन्होंने उनकी कामयाबी को रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और फिर मस्जिद के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, बेहुरमती की गई। और सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मैं मजलिस के कोल्हापुर के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, जैसे उनको मालूम है, सबसे पहले वहां पर जाकर उन्होंने एसपी और कलेक्टर से मुलाकात की, पुरजोर एहतजाज किया। और वहां पर किसका एमपी है? कांग्रेस का एमपी है कोल्हापुर में। अखबारी रिपोर्ट ये कहते हैं कि उन्हीं के करीबी लोगों ने वहां पर ये हरकत की। उस मस्जिद के करीब जो मुसलमानों के घर थे, उसमें घर में घुसकर जेवर को लूट लिया गया, और ये कहा गया कि नहीं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर, जबकि दूसरी जगह पर है। तो कोई ना कोई वाकयात हमारे वतन अजीज में बराबर मुसलमानों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। और फिर एक नई बात कही गई पार्लियामेंट में कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस के आ गए। मैंने, मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता है, झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है बांग्लादेश से, तो कहां से आ गए? क्या उड़ के आ रहे, या कोई अजिन्नात है कि आके वहां से उड़ के यहां पे आ रहे? उनको अगर आने का है तो या तो बांग्लादेश से आना पड़ेगा, सीमांचल से, या फिर बंगाल से, या फिर आसाम से। झारखंड का तो बॉर्डर ही नहीं है। नहीं, वहां पर जाकर आदिवासियों के पॉपुलेशन को कम कर रहे। कैसा कम कर रहे भाई? हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है, मगर ये बोल देना कि पहले बोलते थे कि घुस के आ रहे। अरे घुस के आके जो हमारी फौज को मार रहे हैं वो जम्मू में हो रहा है। 2021 से लेकर अब तक 50 से ज्यादा हमारे सिपाहियों को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस के आकर मार रहे हैं। आज भी आप देखेंगे, मैं पढ़ा आते आते कि LOC पर हमारे एक बहादुर सिपाही को उसकी मौत हो गई। अरे ये बीजेपी वाले नाम क्यों नहीं ले रहे आजकल पाकिस्तान का? नाम लो पाकिस्तान का, पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे। डोडा में जो, जम्मू में जो आकर हमारे सिपाहियों से मतभेड़ हुई और हमारे सिपाहियों की मौत हुई, एक नौजवान मेजर मारा गया, वो तो हमारे LOC से बहुत दूर है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर है। अंदर कैसा आ गए डोडा में? तो बीजेपी इस पर बात ही नहीं करती। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन के रह गया, बल्कि जो आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में से लाखों नौजवान हैं जो नौकरियों की तलाश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मालूम नौकरी नहीं मिलने वाली। तो ये बीजेपी आज भी उसी तसव्वुर में है कि हम ये करेंगे, और तरफे तमाशा ये है कि हम जिसके साथ हैं, जिनको वोट देते हैं, बीजेपी को आप हराओ, हम वोट दे रहे, मगर वो जब हम पे मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जाते, जबान तक हिलाने के लिए तैयार नहीं। ये कब तक नहीं हिलाएंगे जबान? आप बोलना पड़ेगा ना। हम तो कोई भैंस नहीं है कि सिर्फ आप हमारा दूध निछार कर, दूध पी के मले खा के चले जाएंगे।
हमको एटीएम की मशीन तो नहीं है कि आप आए और बोले कि देखो हराना है, वोट लो हमारा, फिर उसके बाद गायब। रोकना पड़ेगा आपको इन लोगों को। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या वजह है इसकी? तो फिरका परस्ती इतनी हमारे मुल्क में बढ़ चुकी है, खास तौर से जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ तैयार की गई है वो बरसों रहने वाली है, और इसका खात्मे के लिए कोई बात ही नहीं करने वाला है। सब बात करेंगे, बड़ी बड़ी मीठी बात करेंगे। अरे भाई, जहर को कैसे रोका जाएगा? कौन सा तिर्याक आपके ने बताओ हमको कि इससे कैसे उसको रोका जाएगा? तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है कि मुसलमान अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करें, मुसलमान अपने वोटों से अपने सियासी नुमाइंदों को कामयाब करें। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं मुसलमानों की सियासी लीडरशिप की बात करता हूं तो लोग मेरे को बोलते फिरका परस्ती बढ़ेंगी। कहां बढ़ेंगी फिरका परस्ती? आज कांग्रेस की हुकूमत है, रेड्डी है ही नहीं है। आप है ना, टीआरएस थी तो वेलमा थे, तो वहां तेलुगु देशम आई तो वहां कम्मा हो गए, जगन थे तो रेड्डी थे। अरे ये आपको समझना है इस बात को। मगर अगर हम इस तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी का शिकार हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं असदुद्दीन ओवैसी तो बोलते भाई, उनकी बात सुनने में अच्छा लगता, मगर गांव का इलाका मेरे भाई, गांव हो शहर हो सब हो रहा है एक जगह पर। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लीडर बनाओ, या नहीं तो किसी को अपना लीडर बनाओ, अपनी जमात को मजबूत करो। सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं अब ऐसा हो जाएगा, नहीं होता। आपको अपनी जगह पर यह फैसले लेना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त हो, मगर शिकस्त तो हो रही है, सीट कम हुई है, मगर हमारी सीटें बढ़ी नहीं रही है। बीजेपी के सीट तो कम हुए, हम तो वही 4% पर है। अगर आप देखेंगे इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को 36% वोट मिला, 2019 से सिर्फ 1% वोट कम मिला उनको, 1% सिर्फ। और सबसे ज्यादा वोट कहीं पर बीजेपी के खिलाफ दिया गया पूरे मुल्क में, किसी का नाम निकाल कर देखा जाए तो मुसलमान है। मगर आपके नुमाइंदे कामयाबी नहीं हो रहे पार्लियामेंट में, सिर्फ 4% यानी 24 या 25 जीत कर गए हैं। और ना महाराष्ट्र में कोई मुसलमान एमपी, ना कर्नाटका में कोई मुसलमान एमपी, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में, ना दिल्ली में। ऐसे कई रियासतें हैं जहां पर 14% आबादी का किसी भी पार्टी से कोई, अच्छा इस बार तो कांग्रेस ने भी टिकट कम दिए, इस बार समाजवादी ने टिकट कम दिए, इस बार टीएमसी ने भी टिकट कम दिए। तो ये हालात हैं, ये सच्चाई और हकीकत मैं आपके सामने बयान करने आया हूं। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि कोड़ंगल में आप मजलिस को मजबूत करिए, और हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना पुरअमन रहे, और तेलंगाना को पुरअमन रखने के लिए तेलंगाना और तरक्की करे, इसके लिए मैंने पहले भी कहा असेंबली इलेक्शन के बाद कि हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तेलंगाना की अमन के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए हम उनका साथ देने को तैयार हैं। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों का नोट लें। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, पुलिस में खैर हुकूमत जिसको रखना चाह रखे, उनका इख्तियार है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर आप देख कर रखिए। आपको मालूम कि तेलंगाना में कौन से ऐसे इलाके जात हैं। अब मिसाल के तौर पर मेदक में, कौन सी मेदक टाउन में, मेदक टाउन में वहां पर एक मंसूबाबंद तरीके से हमला हुआ। हमारे हिंदू भाई का अस्पताल है, जख्मी को लेकर आए अस्पताल में, तो ये पूरे आरएसएस के संगी लोग अस्पताल में घुसकर तोड़म ताड़ी कर दिए। वो हिंदू डॉक्टर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिए। वो टीवी पे आके बोल रहा है कि मैं तो सबको देखता हूं, जो पेशेंट आए मेरे को क्या करना है ये मजहब से, मजहबी आपके डिफरेंसेस से। वो बोल रहा मैं सबका इलाज कर, मारा तोड़ दिए। फिर वहां से कौसर साहब फौरन पहुंचे वहां पर, मैं बात किया, फिर जख्मियों को हम वहां से असरा हॉस्पिटल ला कर रखे, इलाज करवाए लोगों का।
फिर उन बाद लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, फिर उनको मजलिस की तरफ से कौसर मोहिउद्दीन साहब ने वकील का इंतजाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेल हुई। तो ये चीजें हुकूमत को देखना जरूरी है। आप बेहतरीन से बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स को रखिए, किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफदारी मत करिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अमन रहे। तेलंगाना को अगर और तरक्की करना है तो अमन बहुत जरूरी है, और अमन उसी वक्त होगा जब ये ताकतें जो नफरत पैदा करना चाहती हैं, जो अमन को कमजोर करना चाहती हैं, इनको आप और हम जानते हैं, इनसे हमको और हुकूमत को चाहिए कि इन पर नजर रखें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हौसलों को बुलंद रखें, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि मजलिस के अरकान असम्बली को भी अल्लाह ने कामयाब किया। आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में एक तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुरू से कह रहा था कि हैदराबाद में चाहे कोई भी आ जाओ, अमित शाह है, बीजेपी, आरएसएस, पूरे हिंदुस्तान से आकर बैठ गए, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मजलिस वहां पर काम करती है। मजलिस दारुस्सलाम में बैठकर जब काम करती है तो ये नहीं देखती है कि दारुस्सलाम को आने वाला कौन से मजहब का है, उसके सर पे टोपी है या फिर उसके पेशानी पर तिलक है, या कोई बुर्खा पहनकर आ रहा है या बुर्खा पहनकर नहीं आ रही है। जो दारुस्सलाम को आता मजलिस उनका काम करती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, खास तौर से हमारे दलित भाई और बहन, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हैदराबाद पार्लियामान हल्के में है थोड़े बहुत, और जो हमारे हिंदू भाइयों देख चुके मजलिस के काम को, वो जानते हैं मजलिस का काम है कि वो सबका काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोड़ंगल में भी हमारी जमात के लोग पूरे कोड़ंगल की आवाम के लिए की नुमाइंदगी करेंगे, उनका काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर और मजबूत करते रहेंगे। मेरी आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मुझे हैदराबाद में एक मीटिंग है और इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बाद में एक और बारिश के बाद एक जलसा रखेंगे और इंशाअल्लाह तफसीली आप तमाम से बातचीत होगी। बहुत